हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस किया था। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 39 में आप सभी का स्वागत करूंगा और मैं मान के चलूंगा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट पढ़ाए होंगे आप लोगों ने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और कंप्लीट बेसिस के आधार पर आप सभी आज की क्लास में रिविजन करके आए होंगे। देखिएगा, बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39 की। लेकिन इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे जल्दी से जो ये इस क्लास का नोटिफिकेशन है आप सभी को प्राप्त हो। चलिएगा, पहले सवाल की शुरुआत होगी। ये सवाल मैंने कल भी आप लोगों को सिखाया था, मैंने कंटेंट का अप्रोच बताया था आप लोगों को। अब आप लोगों को ये बताना है इन सभी सवालों में, यहां पर देखते हुए आप लोगों को ये सवाल का जवाब देना है कि इनका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। पहला सवाल जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस देश के संविधान से। अब यहां पर सवाल पूछा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन। कल वाला जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हुआ था, यदि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, उसके बाद हमने 10 देशों से प्रावधान लिया है, मतलब 10 देशों से कुछ न कुछ हम लोगों ने लिया है विशेष प्रावधान, जिसके बिहार पर हम लोगों ने हमारा भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ। उसी में से एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पर बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कहां से लिया है, क्या क्या हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। बिल्कुल हाँ, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा कि हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय संविधान का है, यहाँ पर बात होगी जो भारतीय संविधान के बारे में हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए। आर्टिकल क्रमांक जो है यहाँ पर 368 में, वैसे आप लोगों को जानकारी होगी 368 में हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। कई प्रकार की बातें, शॉर्टकट बात करेंगे। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व। आप सभी जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व का जो है प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया है, आप सभी जानेंगे हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो यहां से हम लोगों ने यहां पर लिया है। उसके बाद कल भी हम लोगों ने देखा था कि जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, देखो राष्ट्रपति का पद नहीं लिया है, बल्कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, महामहिम राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। वैसे जो प्रेसिडेंट पोस्ट है, राष्ट्रपति का जो पद है, वो हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर लिया है। मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है, तो आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। एक तो हम लोगों ने प्रस्तावना की भाषा, किसकी भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने यहाँ से लिया है। मतलब जो प्रेम्बल ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र बनाने के लिए मिकी फाल्गुन एकादश, ये जो प्रेम्बल ऑफ इंडिया है, भारत की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की जो भाषा है वो हम लोगों ने यहाँ पर कौन से देश से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और फिर इसके बाद में एक महत्वपूर्ण रूप से समवर्त सूची, किसका, समवर्त सूची का प्रावधान, समवर्त सूची का जो प्रावधान है ये हम लोगों ने ये कहां से लिया है, तो ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो मैंने कल भी पढ़ाया था, मैं बार बार उसी प्रकार का पैटर्न क्यों लेकर आऊं, क्योंकि आप लोगों को बार बार रिवीजन हो, खासकर जितने भी ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं हमारी संस्था के, उनको एटलीस्ट इतना फायदा हो कि रिवीजन पूरा उनका यहाँ पर हो जाए। पूर्वी सोवियत संघ, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने मूल कर्तव्य यहाँ से लिए हैं, क्या लिए हैं, मूल कर्तव्य का प्रावधान जो है वो हम लोगों ने यहाँ से लिया है। आप सभी जानेंगे कि मूल जो कर्तव्य है, यदि हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मूल अधिकार की बात करते हैं, तो मूल अधिकार का प्रावधान आप सभी जानते हैं हम लोगों ने कहां से लिया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मूल कर्तव्य के जो बारे में बात करते हैं, तो हमने सोवियत संघ यानी रूस से लिया है। हम लोगों ने इसके लिए हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया। इसके तहत क्या प्रावधान हुआ, आप सभी जानते हैं इसके तहत प्रावधान क्या हुआ था। फिर यहाँ पर इसके तहत हम लोगों ने जो है संविधान में मूल जो कर्तव्यों को जोड़ लिया, किस समिति की सिफारिश पर, तो याद होना चाहिए सरदार, यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आप सभी जानेंगे हम लोगों ने इसको यहाँ पर क्या ले लिया है, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हम लोगों ने मूल कर्तव्य को यहाँ पर जोड़ लिया। दोस्तों यदि सवाल पूछेगा कितने हैं मूल जो कर्तव्य कितने होंगे, तो 11 होंगे। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा, और मैंने जितने भी बातें आप लोगों को बताई होगी आप लोगों को याद होगी। देखो इतनी बार ये क्लासेस आप लोगों को पढ़ लेनी है कि इसमें से यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन। और शायद मुझे नहीं पता इस क्लास को कौन देख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मेरी पार्ट से जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन लोगों का मुझ पर भरोसा है, उन पर मुझे भरोसा है कि इस बार वो पेपर में 50 में से 45 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। मुझे इतनी बात पता है, और मैं ये उनकी जब वो मेहनत कर रहे हैं तो मैं उनकी मेहनत को देख पा रहा हूँ। कई ऐसे विद्यार्थी जिनको टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर जो ला रहे हैं, तो 90 नंबर का मैं अगर जितने भी पार्थ के स्टूडेंट हैं वो लेकर आएंगे, मैं मान के चलूंगा। उसका रीजन है कि जो आपकी जो धुलाई यहाँ हो रही है सुबह, वो एक प्रमुख कारण है। आपका डेडिकेशन है, आपके घर वालों के प्रति जो आपकी सम्मान की भावना है, जो घर वाले जो कैसे भी करके आप लोगों को देवास जो भेज रहे हैं यहाँ पर, आप सभी का जो डेडिकेशन है, आप सभी का जो हार्ड वर्क है, शायद और जो भारतीय सेना में आप सभी के जो जाने का जो जज्बा है, शायद वही परिणाम है कि कुछ कई ऐसे विद्यार्थी जो बेहद कम समय में 90 और 92 नंबर टेस्ट में प्राप्त करते हैं। क्या ये नहीं हो सकता है कि सारे विद्यार्थी जो नंबर क्या नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि कुछ आज भी ऐसे विद्यार्थी है, चाहे ऑफलाइन सेंटर की बात करें चाहे इस यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, कि आज भी मक्कारी है, आज भी मक्कारी कुट कुट कर भरी है। आज भी ये सोचते हैं कि एग्जाम से एक महीने पहले हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ऐसे ही परीक्षा होगी, तुम लोगों को नानी याद आ जाएगी परीक्षा में। मैं मान के चलूंगा पेपर सिंपल ही होता, लेकिन अब वो हमारे लिए सिंपल हो गया, आपके लिए अब भी वो पेपर टफ है। जो पेपर टफ है, 163 कट ऑफ गया था पिछली बार का, 170 नंबर तो अभी चाहिए हमको। टेस्ट में मिलाकर 70 नंबर पर डे हमें चाहिए। 100 नंबर का फिजिकल की कोई गारंटी यहां पर नहीं है। फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा आप लोग कहां पर पहुंच पाते हैं। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा हमारी बातों को। एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकले और ये क्लासेस आप जो मिस कर रहे हैं, और मिस करने के बाद अगर यहां से प्रश्न आ जाता है, तो सबसे पहले आपको आपके ऊपर शर्म आना चाहिए। जब यहाँ पे शिक्षक गण जब क्लास ले रहे थे, जब आप इन क्लासों को पढ़ नहीं रहे थे, ध्यान रखिएगा मेरे बात को। आइए सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 हमें भारतीय संविधान में संघवाद कहां से लिया गया है? संघवाद यहाँ पर जो है कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, जापान या जर्मनी से लिया गया है। ये सवाल मैंने परसों पढ़ाया, मैंने कल पढ़ाया, और आज मैं सवाल को नहीं पढ़ा रहा। सवाल बेहद सिंपल है। मैंने एक कंट्री के बारे में पढ़ाया था जिसमें आप लोगों को पता है मैंने अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान पढ़ाया था, राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान पढ़ाया था। तो वही कंट्री अगर आप लोगों को आता है, वही कंट्री, तो उस कंट्री का यहाँ पर नाम दिया गया है। अगर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आता है तो मान के चलूंगा वो विद्यार्थी पढ़ने वाला है। ठीक है, चलेगा। सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 3 जो हमारा इस प्रकार से है कि भारत व चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा बेहद सिंपल है। अब रेड क्लिप रेखा पूरी क्लास को पता है कि रेड क्लिप रेखा किन 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 के बीच में है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 1947 में ये जो खींची गई है, ये किन के बीच में है? भारत व पाकिस्तान के बीच में। भारत व पाकिस्तान के बीच में यह सीमा का निर्धारण है। आशा करूंगा आप लोगों को यहाँ पर याद होगा, मेक मोहन लाइन से है ये 1914 में जो खींची गई है। किन के बीच में है ये? तो भारत व चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत व चीन के बीच में। यहाँ पर आप लोगों को, और मुख्यतः भारत का एक राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को याद होगा, अरुणाचल प्रदेश में ये यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन खींची गई है डूरंड रेखा के बाद बात करेंगे। जो प्रेजेंट टाइम में ये भारत और जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में जो है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आशा करूंगा ये सारी बातें आप लोगों को याद होगी। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे, सवाल को आगे बढ़ाएंगे।
और सवाल नंबर हम लोग 4 पर चर्चा करेंगे। सवाल हमारा जो है, कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? क्या यह कर्नाटक में स्थित है, केरल में स्थित है, तमिलनाडु में, या फिर आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा? आप सभी जानते हैं कि कोची बंदरगाह कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमें केरल में ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं सभी बंदरगाहों को पढ़ा सकता हूँ लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आपको पता है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा मैं उसी सवाल को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सवाल नंबर जो है 5 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 5 है, किस मुगल काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल ऐसा गोल्डन ईरा कहा जाता है? ऑफलाइन वाले सभी विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, मैं आप सभी को ये बात पढ़ा चुका हूं। जहांगीर, आप सभी जानते हैं जहांगीर के समय काल को चित्रकारिता, किसका दोस्तों? चित्रकारिता, यहां पर याद होना चाहिए चित्रकारिता का स्वर्णिम काल। चित्रकारिता का जो स्वर्णिम काल कहा गया वो जहांगीर के समय काल को कहा गया। हुमायूं के समय काल में चित्रकारिता प्रारंभ हुई थी। हुमायूं के समय काल में जो चित्रकारिता है, चित्रकारिता ये प्रारंभ हुई थी, स्वर्णिम काल नहीं गया, चरम सीमा पर नहीं पहुंची थी। अकबर के समय काल को जो है साहित्य का स्वर्णिम काल कहा गया। क्या कहा? इसके समय काल को साहित्य का जो है, साहित्य का स्वर्णिम काल कहा गया। आशा करूंगा ये आप सभी को याद होगा। अब ये शाहजहां नहीं, ये शाहजहां है, ठीक है? शाहजहां को स्थापत्य शैली का जो यहाँ पर शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर स्थापत्य शैली का स्वर्णिम काल किसके समय काल को कहा जाता है, तो शाहजहां के समय काल को। साहित्य का जो लिटरेचर का जो गोल्डन ईरा है वो अकबर के समय काल को कहा जाता है। चित्रकारिता का स्वर्णिम काल चित्रकारिता जो प्रारंभ हुई थी वो हुमायूं के समय काल में प्रारंभ हुई थी। जहांगीर का जो काल है उसे चित्रकारिता का स्वर्णिम काल कहा गया। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। इनके समय काल खंड की अगर बात कर लेगा तो जहांगीर का समय काल आप सभी जानेंगे, हुमायूं से शुरुआत करेंगे, आप सभी जानेंगे 1530 से लगाकर तो 40 तक एक समय रहा, और इसके बाद 1555 में पुनः राजा बन गया था तो 56 तक इसका समय काल देखने को मिला। अकबर का समय काल 1556 से लगाकर तो 1605 तक इसी का समय काल हम लोगों को देखने को मिला। इसके बाद जहांगीर आया 1605 से लगाकर तो 1627 तक जहांगीर का समय काल रहा, और शाहजहां का समय काल 1627 से लगाकर तो 1658 तक हम लोगों को किसका, शाहजहां का समय काल यहाँ पर देखने को मिलता है। कहीं बात पढ़ा चुका हूं मैं इसमें। अब इसमें सबसे काम की बात है अकबर ने, क्योंकि 1562 में अकबर के द्वारा जो है यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए दास प्रथा, कौन सी प्रथा को समाप्त किया गया था? दास प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। इसके बाद 1563 में अकबर के द्वारा सती प्रथा, सती जो प्रथा है यह पूर्ण रूप से नहीं लेकिन इसको बंद किया गया था। 1564 में अकबर के द्वारा यहाँ पर जो है जजिया कर, कौन सा कर दोस्तों? यहाँ पर ये जो जजिया कर है, इसी जजिया कर को समाप्त किया गया था। तो 1562 में दास प्रथा, 1563 में सती प्रथा, 1564 में जजिया कर अकबर के द्वारा जैसे ही समाप्त कर लिया जाता है, जनता बेहद अकबर से जो प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद उसको एक टाइटल देगी जिसका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर 1564 में अकबर को पब्लिक यानी जनता के द्वारा दिया गया एक टाइटल, एक उपाधि थी। अकबर का चाइल्डहुड नेम हुआ करता था, जो बचपन का नाम हुआ करता था, उसका कहा जाता बदरुद्दीन, या फिर उसे राजशाही परिवार के व्यक्ति जो कहते थे जलाल, क्या क्या कहा जाता था? जलाल, जलाल, या फिर उसे कहा जाता था बदरुद्दीन। ये दो ही चाइल्डहुड नेम हुआ करते थे अकबर के। 1564 में जब जनता प्रसन्न होती है तब जनता उसे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का टाइटल देती है। जिस प्रकार से शाहजहां का जो जहांगीर का चाइल्डहुड नेम हुआ करता था सलीम, सलीम बड़ा होकर जब राजा बना तो वो राजा बना जहांगीर के नाम से। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें तुगलक वंश देखने को मिला, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना। मोहम्मद बिन तुगलक का जो चाइल्डहुड नेम हुआ करता था वो शहजादा जूना खां हुआ करता था। बाद में जब वो राजा बनता है तो राजा बनने के बाद उसे उपाधि, वो अपना नाम जो चेंज करता है और मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। भारतीय इतिहास का सबसे पागल और मूर्ख बादशाह कहा जाता है उसके अभियानों के कारण। बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में सबसे पहले सती प्रथा को बंद किया था। ये भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, ये बात भी हम लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिएगा। तो आशा करूंगा हिंदी साहित्य का तो अकबर इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा।
आपके नंबर बुस्ट होंगे। आप देखिएगा किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था। तो यहाँ पर दौरा करने वाला सबसे पहला यहाँ पर यात्री कौन था? तो यहाँ पर मेगास्थनीज का कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था। आप सभी जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समयकाल में यह व्यक्ति भारत आता है। इसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था इंडिका। कौन सी बुक लिखी थी? और इसने इंडिका, और इसने पूरे भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था। इब्न बतूता आप सभी को जानते हैं, अभी मैंने जो चर्चा किया शासक जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समयकाल में आया था। ये कहां से आया था? जवाब हो जाएगा मोरक्को से। कहां से आया? ये व्यक्ति मोरक्को से आया और इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था रहला। कौन सी बुक लिखता है ये व्यक्ति? रहला नामक बुक लिखता है। आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 7 कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। सवाल नंबर है पोंगल त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा? महाराष्ट्र में। क्या नहीं, महाराष्ट्र में। यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है गुड़ी पड़वा। कौन सा दोस्तों? गुड़ी पड़वा यहाँ का नववर्ष कहा जाता है। एक विडोबा। कौन सा? एक विडोबा महाराष्ट्र का याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पड़ेगा तमिलनाडु का, ये याद करना चित्रादि। कौन सा याद करोगे? चित्रादि। चित्रादि के बाद पोंगल। कौन सा? पोंगल। पोंगल कितने दिन मनाते हैं? 4 डेज मनाते हैं, 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात आप सभी जानते हैं बेस्ट बरस। कौन सा बरस? बेस्ट बरस यहाँ का नववर्ष है। आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। केरल का ओणम। केरल का कौन सा? याद कर लीजिएगा ओणम। भगवान वामन को समर्पित है। भगवान वामन को समर्पित कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन वाले यार देखो पढ़ा दिया ना यार, रिवीजन करो इस क्लास में आकर। कहने का मतलब है अगर कुछ नई जानकारी लिखती अपने कंटेंट में ऐड कर लो, अगर ऑलरेडी है तो उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते जाओ। यकीन मानिएगा दोस्तों 2025 में वर्दी आपके शरीर पर रहेगी, ये मेरा आप सभी से वादा है। अगर इतना भी ऑफलाइन प्लस यहाँ का कंटेंट यदि पढ़कर आप जा रहे हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो परीक्षा में पास होने से आपको रोक दे। ये मैं कह रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास कह रहा है, आप सभी की मेहनत बोल रही है। इस बात को याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 8 है किसने जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर अकबर के द्वारा करवाया? नहीं, शाहजहां के द्वारा जो किया गया। हाँ बिल्कुल, शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया जाता। सिकंदर लोदी आप सभी जानते हैं जो सिकंदर लोदी रहा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। कौन सा शहर की स्थापना? आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना इसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद 1506 में, किसमें? 1506 में आगरा जो शहर था, आगरा को यह अपनी क्या बना लेगा? आगरा को अपनी राजधानी बना लेगा। तो ये वही शासक था जिसने आगरा की स्थापना, अगर आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत के शासक ने 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना किया था, तो सिकंदर लोदी। और यही वो शासक था जिसने 1506 में आगरा को अपनी कैपिटल जो यहाँ पर बना लिया था। मैं आशा करूंगा आप सभी को याद होगा। सवाल नंबर 9 पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 9 इस प्रकार से, शुद्ध ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में है? अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाई खाली सीट कहां से आएगी? चलो आगे देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है भाई। अगर देख सकते हो तो देख लो, फिर कुछ नया ट्राई करे क्या? इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। अरे वाह क्या बात है, ये काम बढ़िया है यार, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ये क्या है? 1 मिनट, वाओ क्या बात है, ये तो नई नई चीजें हैं। 1 मिनट, अरे ये कैसे जाएगा? ये तो ऐसे ही रह गया। खैर अभी हम कुछ दुरुपयोग करते हैं इस बोर्ड का। तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाए, सीधे सिंपल पढ़ा ले बेटा रवि बेटा। चलो आइए सिंपल वाली बात करते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, 1 मिनट। चलो देखो, आप सभी को पता है, आप लोगों को यहाँ पर सूर्य देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें सूर्य ग्रह देखने को मिलेगा।
सूर्य के बाद में एक छोटा सा ग्रह यहाँ पर हम लोगों को बुध देखने को मिलेगा। बुध के बाद आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर हमें एक शुक्र ग्रह देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रह? शुक्र। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। इसके बाद शुक्र ग्रह के बाद हमें महत्वपूर्ण रूप से ग्रह हमारी पृथ्वी कौन देखने को मिलेगी? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाद आप सभी जानते हैं कि हमें कौन सा ग्रह देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा मंगल। कौन सा ग्रह देखने को मिलेगा? मंगल ग्रह यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मंगल ग्रह के बाद एक बड़ा ग्रह आप सभी जानते हैं जिसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आप सभी जानते हैं यहाँ पर हम लोगों को शनि, और शनि के बाद यहाँ पर आप अरुण मान लीजिए और यहाँ पर वरुण मान लीजिएगा। ठीक है, अरुण वरुण, और ये टोटल हमें ग्रह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। अब मैं शुद्ध ग्रह के बारे में बात करूंगा। ये जो मंगल आप लोगों को ग्रह देखने को मिलेगा और जो बृहस्पति यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनके बीच में एक यहाँ पर पेटी पाई जाती है। यहाँ पर जो है आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ पर जो आप लोगों को शुद्ध ग्रह देखने को मिलेंगे। कौन से ग्रह? शुद्ध ग्रह आप लोगों को यहाँ पर ये जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये मंगल है और इसके बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। पूरी जानकारी तो आप लोगों को नहीं दूंगा, चलो ठीक है, ऑफलाइन के लिए ही है, सारी चीजें आप सभी जानते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? मतलब देखो, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, यानी ये जो है हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी हमें देखने को मिलती है। तो नर्मदा नदी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगी। आप सभी जानेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी हमें गोदावरी रिवर देखने को मिलेगी। सभी ज्योग्राफी अभी आपको पढ़ाना रहा है ऑफलाइन सेंटर पे, तो मैं जरूर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे और जो अच्छा सवाल है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर नियुक्ति है, देखो मैं आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैं मान के चलूंगा आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति है। कौन है दोस्तों? महामहिम राष्ट्रपति है। यहाँ पर जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, जो राज्य का होगा उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे, और यहाँ पर जो है एक गवर्नर होगा या एक राज्यपाल होगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा जो मैंने आप लोगों को समझाया है। देखो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अगर राज्यपाल है तो इनकी जो नियुक्ति होती है कि क्या करेंगे? नियुक्ति। तो नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है किसकी? राज्यपाल की। आप सभी को समझ में आ गया। राज्यपाल जो होगा, ये राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? महामहिम राष्ट्रपति, जो इसकी नियुक्ति करता है उसी को अपना त्यागपत्र देगा। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ मतलब ओथ यहाँ पर कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का काम करता है वो उसी हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, संबंधित राज्य का जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो उन्हें शपथ दिलाने का काम करता है। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। राज्यपाल एक या दो या दो से अधिक राज्यों का एक ज्वाइंट गवर्नर बन सकता है। इसीलिए देश में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करूंगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और यहां पर अगर हटाना है तो भी राष्ट्रपति हटाएगा। राज्यपाल जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, लेकिन जो बीच में जो यहाँ पर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो ही यहाँ पर क्या करेंगे? वो आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ पर जो है शपथ दिलाने का काम करते हैं राज्यपाल को। तो आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल जो है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर कौन थे? तो आपको पता है गणेश वासुदेव मावलकर।
कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। ये पहले क्या बने थे दोस्तों? आप सभी जानेंगे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अगर आपसे पूछेगा जो 17वीं लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा अभी प्रेजेंट टाइम में 18वीं लोकसभा है। अभी कौन है? 18वीं लोकसभा में यहां पर लिख रहा हूं। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। आप लोगों को सभी को यहां पर याद होंगे, ओम बिरला यहां पर है। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होंगे। इससे पहले 17वीं लोकसभा थी, वहां पर भी आपको पता है ओम बिरला थे। कौन थे? ओम बिरला। ओम बिरला जो है यहां पर आप लोगों को याद होगा, ओम बिरला दोनों जगह थे। 18वीं लोकसभा और जो 17वीं लोकसभा थी, दोनों के लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला साहब नियुक्ति हुए थे। 18वीं लोकसभा के समय काल में जो यहाँ पर जो है प्रोटेम स्पीकर आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? तो प्रोटेम स्पीकर यदि जब तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो तब तक प्रोटेम स्पीकर का पद होता है, और ये भर्तहरि मेहताब। कौन थे? भर्तहरि मेहताब। भर्तहरि मेहताब जो थे ये यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर के पद पे थे। मैं आप मान के चलूंगा आपको सारी बातें याद होगी। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और पढ़ाया है मैंने ऑफलाइन में। हरेली त्योहार कहां पर फेस्टिवल है? हरेली किस राज्य में मनाया जाता है? क्या कर्नाटक में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, या मेघालय में? आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है इसको क्या किया जाता है? इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखो ये हरेली, मैं फिर बता रहा हूं, हरेली पर्व, मेरी बात सुनिएगा, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में, हरेला पर्व पंजाब में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, सॉरी उत्तराखंड में, माफी चाहूंगा, उत्तराखंड में। सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 सवाल मैं आप लोगों को कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ा है। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में है? आप सभी जानेंगे महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर मुझे एटलीस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये 14 सवाल। अंतिम सवाल आप लोगों को होमवर्क में एक और मैंने दिया था, संगाई महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? मैं सभी को आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो ये आप लोगों को मुझे जवाब देना, तेलंगाना, बिहार और भोपाल और मणिपुर। चाहे सर्च करके दो, मुझे नहीं पता, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में यहां पर दिख जाना चाहिए। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। कल वाली प्रैक्टिस सेट में ज्यादा डाटा हो गया था, इसलिए मैंने आज की क्लास में बहुत कम डाटा देने का प्रयास किया है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 40 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।